सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 146वीं कक्षा। आत्मनिपद के प्रकरण में जिया श्रु स्मृतिशाम सनह यहाँ तक हो गया। कुछ पूछना है पीछे का? सिद्धियां पिछले वाली थोड़ी सी जो समझ में नहीं आई उसके लिए। चलिए आगे। ना नोड ज्ञ न व्यपदम अनोह पंचम एक वचनांतम ज्ञ पंचम एक वचनांतम। पीछे 4 धातुएं ली थी इन्होंने, ज्या श्रु स्मृति और दृश्य, और साथ में कोई शर्त भी नहीं लगाई थी, केवल सन्नंत होने के कारण से ही आत्मनिपद किया गया था। परंतु उसमें से एक धातु ज्या को इन्होंने लिया और सूत्र में ज्या कहना पड़ा है क्योंकि एक धातु ही लेनी है और समस्त पद में से एक शब्द की अनुवृत्ति आ नहीं पाती है। ऊपर से ज्या को ले नहीं सकते थे, पूरा ही पद आता। तो ज्या को लेकर के उसमें थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया कि यदि अनु उपसर्ग पूर्वक ज्या का प्रयोग करेंगे तो सन्नंत होने पर भी आत्मनिपद नहीं होगा। तो अनुपूर्वात सन्नंतात ज्या धातोर आत्मनिपदम न भवति। तो ये पूर्व सूत्र का आंशिक अपवाद हुआ है। सर्वत्र ज्या के आत्मनिपद का निषेध नहीं कर रहा है वो, केवल अनु उपसर्ग लगाने पर। तो अनुमति देने के लिए, आज्ञा देने के लिए अनु उपसर्ग लगाते हैं ज्या से पहले। जैसे हम कहें कि अनुजानाति, तो इसका अर्थ है आज्ञा दे रहा है। यहां सन प्रत्यय करके बोलेंगे तो आज्ञा देना चाह रहा है। पुत्रम अनु जिज्ञासति, पुत्र को अनुमति देना चाह रहा है। तो और सन प्रत्यय कौन से अर्थ में होता है? ये तो प्रश्न ही आपका एक सामान्य सा है। इच्छार्थ में ही होते हैं सन प्रत्यय। तो जिज्ञासति यहाँ परस्मै पद का प्रयोग हो गया। प्रत्यांभ्याम श्रुवः, प्रत्यांभ्याम पंचमी द्विवचनांतम श्रुवः पंचम एक वचनांतम। सन प्रत्यय की अनुवृत्ति यहाँ भी आएगी। इसमें केवल एक धातु ली है और पीछे ज्या का निषेध किया गया था अनु उपसर्ग लगाने पर, और उसी सूत्र में जो श्रु धातु पड़ी है उसमें भी निषेध आ रहा है। ये भी अपवाद है उसी सूत्र का। इसमें प्रति और आ 2 उपसर्ग यदि साथ में होंगे तो आत्मनिपद नहीं होगा। तो प्रतिष्ठ आंच प्रत्यांगौ ताभ्याम प्रत्यांभ्याम प्रति आंग इत्येवं पूर्वात सन्नंतात श्रु धातोर आत्मनिपदम न भवति। निषेध आ रहा है ऊपर से, नानोड़ जी यहां से। तो प्रति उपसर्ग लगाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है बदले में सुनना। पहले कुछ कहा, अब उसका उत्तर सुनना चाह रहा है कोई, और आ लगाएंगे तो अच्छी प्रकार से सुनना। यहां सन प्रत्यय लगा करके प्रयोग करना है तो बदले में सुनना चाहता है। प्रति शुश्रूषति, अथवा
अच्छी प्रकार सुनना चाहता है, आ शुश्रूषति, तो शुश्रूषते न बन करके शुश्रूषति हो गया परस्मी पद। सिद्धि में कोई समस्या तो नहीं है। अब सन्नंत की सिद्धियां कई बार हो चुकी हैं। अभ्यास के कार्यों में ध्यान रखना होता है बस, क्योंकि सन प्रत्यय करने के बाद धातु संज्ञा करके सन्निंगों से जब द्वित्व कर लेंगे और अभ्यास संज्ञा हो जाएगी पूर्व अभ्यास से, तो आगे के काम तो फिर तो अभ्यास से के अधिकार में जो होने हैं उनको करने के बाद तब लकार को लाएंगे। दीर्घवाद में कर सकते हैं। हाँ, वो कार्य भी यहाँ होना है। ये तो पहले ही हो जाएगा द्वित्व करने से पहले। जो धातुएं अजंत होती हैं और प्रत्यय ऐसा हो जिसमें इडागम न हुआ हो, जलादि सन हो, तो कित के समान बन जाएगा। पहली बात तो ये होगी उसमें। अजन गमाम सनी, ये तो दीर्घ करने वाला है, लेकिन इससे पहले इकोझल, तो इकोझल जो है ये इगंत धातु है। जैसे शुरू है, स्मृ है, यहाँ तो दो ही हैं इस अवस्था की। तो इकोझल से झलादि सन को कित कर लेंगे तो गुण रोकना होगा। उसके बाद अज्झन गमाम सनी से दीर्घ करेंगे, उसके बाद द्वित्व होगा, फिर अभ्यास का कार्य। हो गया। शदेह शितः, शदेह पंचमेक वचनांतम, शितः षष्ठी एक वचनांतम। षष्ठी क्यों रखी है? क्योंकि संबंध दिखाना है शीत के साथ शद धातु का। तो शितः श इत्यस्य सशित, तो शीत संबंधी या शीत संबंधिनः शदलरी धातो हो आत्मनिपदम भवति। निषेध हट गया है अब, न कोई सन का संबंध है यहाँ। तो शदलरी धातु स्वयं अपने स्वरूप में परस्मी पद है। कैसे है परस्मी पद ये? इसमें सदलरी में है ना, जलरी अनुबंध शीघ्र उत्तर नहीं दे पाते आप लोग। उदात्तेत है, बस उदात्त है लरी। तो शद धातु से यहाँ जब हम शीत संबंधी बनेगी, ये शीत, इन्हीं शीत वाले प्रत्यय आगे आएंगे और वो चार ही लगा रहे हैं, लट लोट लंग विधिलिंग। तो उनमें ये आत्मनिपद करेगा सूत्र, परंतु अन्य लकारों में परस्मी पद ही रहेगा। तो शद धातु से लट लकार और लट लकार कर्ता में लाए, उसके बाद शप प्रत्यय लाएंगे। शदलरी विशरण गत्यवसादनेषु, यही से बनता है विशारद शब्द, जो बहुत आता है योग में। अध्यात्म प्रसाद सूत्र है ना वो, वैशारद्य और वैशारद्य से पहले बुद्धि की विशारदता होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। तो विशारद शदलरी नहीं, वो तो दूसरे का है। यहाँ नहीं, वो नहीं है, वो अलग है। यहाँ तो शदलरी विशरण गत्यवसादनेषु, वो ठीक है कि विशरण अर्थ भी है इसका। वो तो विशारद, वो अलग से बनेगा। तो शब्द धातु से लट लकार लाएंगे और शब्द ला करके अब शब्द जब लाएंगे तो ये शीत संबंधी हो गई। तो शब्द
इनकी शीत पर रहते शब्द के स्थान पर शी आदेश पाघरात्मा स्थापना जो 11 धातुएं हैं जिसमें, जी तो शी नहीं शी शीय अकारांत य जो है ना शी तो शी और शब का अ है, यानी शी हलंत आदेश होगा और शब का अ मिल जाएगा तो शीयते शीयेते शीयंते। अर्थ क्या होगा? काटना। ये सोने वाली कहाँ है? ये शब्द धातु है। ये शींग स्वप्न बोला था मैंने क्या? सदली शातन है आप अपने आप बनाते हो स्वयं या इसमें लिखा हुआ है? 2 जगह आई हुई है ये, एक तो भादीगण में है, एक तो दादीगण में गुरुजी 18 तो भादीगण में जो है वो तो मूर्धन्य शकार है, मैं उसी को बोल रहा था अभी। लेकिन ये शदलरी शातन ये उसके ये तालव्य शकार वाली है। शदलरी ये तो है मूर्धन्य शकार और ये है तालव्य शकार वाली, ये शातन अर्थ में, ये मारने अर्थ में आती है। लेकिन मारना सब जगह तो नहीं होगा, कहीं कहीं काटना भी अर्थ निकलता है इससे। और दूसरी जो तुदादिगण में आती है तो तुदादिगण वाली वहां भी ऐसी ही है बिल्कुल। हाँ, दोनों में एक ही अर्थ है। वहां बनेगा शदत, तो इस तरह से शदलरी शातन ऐसे करेंगे ये। कोई सी भी ले लो, सेम ही बनेगा नहीं? नहीं, हम अगर हम शब्द लाएंगे तो यहाँ ये भवादिगण वाली से लेंगे तो शीयते शीयते शीयंते। चलिए आगे। म्रियते लुंग लिंगोश्च, म्रियते है पंचम एक वचनांतम, लुंग लिंगो सप्तमी द्विवचनांतम च व्यपदम। लुंग लिंगो ये 2 लकार ले रहा है केवल। लुंग च लिंग च इति लुंग लिंगो तयो लुंग लिंगो। यहां भी शते शितः से शितः की अनुवृत्ति ले लेते हैं तो लुंग लिंगो परतः शीत संबंधी शीत संबंधिनः मृंग धातो आत्मनिपदम भवति। शीत यहां भी है तो शीत संबंधी अर्थात 4 लकारों में, और ये म्रियते है जो सूत्र में है ये मृ धातु का इष्टि प्रत्यय करके निर्देश है। धातु है मृंग प्राण त्यागे, तो मृंग प्राण त्यागे धातु से लुंग और लिंग 2 लकार जब लाएंगे, अन्य लकारों में तो जैसी है वैसी रहेगी ये, लेकिन 2 लकार लाएंगे तो आत्मनिपद हो जाएगा। तो मृ धातु ये स्वयं में कैसी है? ये आत्मनिपद मृंग प्राण त्यागे, तो मृंग प्राण त्यागे ये स्वयं ङित है, तो ङित होने से तो आत्मनिपद प्राप्त ही था। तो फिर इस सूत्र से लुंग और लिंग लकार में करने की क्या आवश्यकता थी? तो ये सूत्र व्यर्थ हो गया। व्यर्थ होकर के ज्ञापन निकला, और ज्ञापन ये निकला कि यदि मृंग धातु को आत्मनेपद होगा तो इन्हीं 2 लकारों में होगा और लकारों में नहीं होगा। ठीक है, ये नियम निकल आया बस। तो नियमार्थ हो गया अब ये सूत्र, ये नियमार्थ हो गया क्योंकि प्राप्ति में विधान है ये, और प्राप्ति में विधान होगा तो नियमार्थ हो जाएगा। तो मृ धातु से लुंग लकार, तो लुंग लकार लाए छिली प्रत्यय आएगा। और आत्मनिपद होने से ल के स्थान पर त आएगा, अडागम होगा तो अ मृ चिली और त,
और चिले है सिच से, चिली को सिच हो जाएगा। तो अमृ सिच त क्या करेंगे अब? सिच का सकार बचेगा। जब सिच का सकार ह्रस्व से उत्तर आता है और आगे आत्मनेपद का त होता है तो ह्रस्व से उत्तर सिच के सकार का लोप हो जाता है। ह्रस्वादंगात, ये सूत्र लग चुका है पीछे। तो ह्रस्वादंगात से सिच के सकार का लोप हो जाएगा। तो अमृत, अर्थ क्या होगा? मर गया, अमृत मर गया। गुरुजी वो वाला अमृत और इस ये लकार बोल रहा हूं मैं, वहां होगा अमृत अमृत अमृता। आप नाम शब्द बोल रहे हो, मैं लकार बोल रहा हूं। कितना अंतर है? और लुंग और लिंग नहीं, लुंग और लिंग। अब दूसरा लिंग लकार। तो लिंग लकार जब लाएंगे तो उस अवस्था में, क्योंकि आत्मनेपद है ये, परस्मी पद में तो यासुट होता है। यासुट परस्मयी पदेशु दातो निच्य है, लेकिन यहां हो जाएगा क्योंकि परस्मी पद तो है नहीं, आत्मनेपद की है ये। आत्मनेपद का विधान कर दिया इसने, तो लिंग सीयुट से सीयुट हो जाएगा। तो मृ सीयुट का सी और त। अब तकार थकार जब होते हैं लिंग लकार में तो उनको सुट का आगम हो जाता है। सुट तिथो हो, तो सुट भी टित है, आदि में आएगा। तो मृ सी सुट का सकार और त। और गुण हुआ नहीं मृ को। क्यों नहीं हुआ गुण? ये कित नहीं है ना, कित नहीं है। लिंग सिचावात्मने पदेशु पीछे का पक्का नहीं है आपका। लिंग सिचाव आत्मनिपदेशु, आत्मनिपद में लिंग और सिच आते हैं, वो कित के समान हो जाते हैं, तो गुण कैसे हो पाएगा? ठीक है। और स को श होकर के मृशिष्ट। तो अमृत और मृशिष्ट, मृशिष्ट का अर्थ क्या होगा? वो मर जाए। तो इस तरह से लुंग और लिंग का तो ये हो गया। दूसरा इसमें च से ऊपर से षित भी आ रहा है। इन षित संबंधी जब ये रहेगी, अर्थात चार लकार लट लोट लंग विधिलिंग, ये सभी मैंने बताया था कि अनुदात्तंगिता आत्मनिपदम से आत्मनिपद की प्राप्ति थी ही। तो दो लकारों का तो ये नियम हो गया। और ऊपर से षित की अनुवृत्ति भी आ रही है, तो षित संबंधी अर्थात जहां षित प्रत्यय आगे आएंगे तो वहां भी आत्मनिपद हो जाएगा। तो इस तरह से कुल कितने लकार हो गए? 5 हो गए। 4 और 2 5 होते हैं। 4 ऊपर से आ गए तो 6 हो गए। फिर 5 कैसे बताए थे? लिंग तो गुरुजी ऊपर भी तो आ गया। लिंग ऊपर भी तो आ गया। लट लोट वो आशीर लिंग है, आशीर लिंग आया ना। तो आशीर लिंग आया है। वैसे 11 लकारों में से आप 6 छांटोगे। अब कितने बचे? 5। अगर 10 बोलेंगे भी हम तो लेट को अलग करके बोलेंगे, क्योंकि अगर लेट को अलग करते हैं और लिंग को आप एक मानो तो कितने बनेंगे लकार? लट लिट लुट लिट। और लेट को अलग कर भी दें तो लट लिट लुट लिट और लोट कितने हो गए? 5। और लंग लिंग लुंग लिंग, लिंग को एक मानो, कितने हो गए? 9। और लिंग को 2 कर दो, 10 हो गए। लेट को ले लो, 11 हो गए। ऐसे बनते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें यहाँ, क्योंकि लिंग को 2 मान करके गिनती हो पाएगी, क्योंकि विधिलिंग में भी कर रहा है, ये आशीर्लिंग में भी कर रहा है आत्मनिपद। तो इस तरह से 6 लकार ले लिए इसने।
अब 6 लकार ले लिए तो 11 में से 6 ले लिए तो 5 बचे लेट सहित, और 11 में से 10 में से 6 लिए तो 4 बचे, उसमें परस्मै पद का ही प्रयोग होगा। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं लिट लकार में, वह मरेगा। कभी बोलते हैं मरिष्यते, 4 लकार में 1 लकार तो फालतू ही हो गए, लिंग लकार पे 2 भेद कर फालतू छोड़ दो आप, फालतू लट लोट लंग विधिलिंग, लिंग लकार पे 2 भेद, ये 5 ही तो हुआ, 6 कहाँ से लाए? कहाँ है 5? 4 लकार दिए ना मुख्य रूप से, लट लोट लंग विधिलिंग, हाँ तो विधिलिंग के लिंग के 2 भेद बता दिया, तो एक विधिलिंग आ गया, आगे 4 हो गए, 4 को 5 ही हुआ, तो 5 में कौन सा है? लट लोट लंग विधिलिंग हो गया ना। हाँ तो कितनी संख्या पहुंची आपकी? लट लोट लंग विधिलिंग कितने हो गए? 4 हुआ, फिर 5 में बोल रहे, लिंग के 2 भेद, तो लिंग के 2 भेद, तो 2 भेद में कहाँ कर रहा है? श्रित संबंधी 2 भेद होते हैं लिंग के, लिंग के, अच्छा एक तो दूसरे में श्रित है नहीं, एक तो सिद्ध है, फिर वो तो अर्धातुक लकार है, वो विधिलिंग में सिद्ध हो, आश्रय लिंग तो अर्धातुक है ना। तो लट लकार में क्या बनेगा? मृ और त, लट लकार ला करके आत्मनिपद में त आ गया। तो वहां क्या होगा? हैं? ये तो दादीगण की धातु है, तो दादीगण में श प्रत्यय आएगा, मृ श त, मृ श ते। अब श का अ है, मृ अ ते, गुण तो होना नहीं है, क्यों नहीं होगा? श प्रत्यंगित है, तो रिंग आगम हो रिंग आदेश हो जाता है, रिंग श यग लिंगशु। श प्रत्यय परे हो या यक प्रत्यय परे हो या लिंग लकार, रिंग श यक लिंग, तो उस अवस्था में इसको रिंग आदेश, और ङिच सूत्र से अंतिम अल के स्थान में। तो मृ, जो म में री है उसको न लिख करके म्र और छोटी की मात्रा, लेकिन अभी मृयते नहीं बना, मरी नहीं है, मृ, म्र में ई की मात्रा। अब इसके बाद इयंग हो जाएगा, अचेष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियंगु भंगऊ। यणादेश जो प्राप्त हो रहा था उसका अपवाद है ये, रिंग के बाद हो गया, हैं? रिंग करने के बाद ही लाएगा ये जिष्णु। अचेष्णु किसको करता है? इयंग, किस वर्ण को? स्नो धातु, मैंने पूछा अचेष्णु किस वर्ण को इयंग करता है, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, बिल्कुल सटीक उत्तर। बस ऐसी बोलिए आप कि ई को करता है, ई वर्ण को करता है। ई वर्ण कब आएगा? रिंग करके, या जब मृ है तब है ई? तो फिर ये प्रश्न कहाँ बना आपका? रिंग होने के बाद ही ई मिलेगा। तो म्रियते म्रियते म्रियन्ते, ठीक है। ऐसे ही अन्य लकारों में देख लेंगे, एक उदाहरण दे दिया श्रित का बस। जैसे लंग में बनाएंगे तो, या लोट में म्रियताम, लट लोट लंग अम्रियत, विधिलिंग म्रियेत, ऐसे बन जाएंगे। चलिए अब आया सूत्र पूर्ववत सनह, ये कई बार सुन चुके होंगे अब तक आप इसको। तो पूर्ववत अव्यपदम सनह पंचम एक वचनांतम, पूर्ववत, पूर्व इव, पूर्व के समान, तो समान अर्थ में, तुल्य अर्थ में वति प्रत्यय हो जाता है। तेन तुल्यम क्रिया चेत वति ही, और वति प्रत्यय करने के बाद ये अव्यय बन जाता है। तद्धित प्रत्यय है ना, तद्धितश्चात् सर्व विभक्ति ही। तो क्या कहता है ये सूत्र? बहुत सरल है कि पूर्व के समान, सन्नंत धातु से आत्मनिपद होता है, अर्थात सनः पूर्वो यो धातु, सनः पूर्वो यो धातु आत्मनेपदी
तद्वत् सन्नन्तादपि आत्मनेपदम भवति। सन लाने से पहले जो मूल प्रकृति, हाँ मैं बोल रहा हूँ सन प्रत्यय लाने से पहले जब ये आत्मनेपद की है, यदि वही सूत्र लगेगा। ये जहां परस्मी पद की है वहां नहीं लगेगा। तो सन लाने से पहले अगर ये आत्मनेपद की है तो सन प्रत्यय लाने के बाद भी आत्मनेपद रहेगा। और सन प्रत्यय लाने से पहले परस्मी पद की है तो सन प्रत्यय लाने के बाद क्या होगा ये इस सूत्र का विषय नहीं है। नहीं है तो शेष हो गई, शेष होने से परस्मी पद। तो आस उपवेशने अदादिगण की, तो समय अ कैसा है? अनुदात्त, तो अनुदात्तित होने से आत्मनेपद प्राप्त ही था। तो आस्ते रूप बनता है, शींग स्वप्ने ङित है, ङित आत्मनेपद हो जाएगा तो शेते बनेगा रूप। तो बिना सन के जैसे आत्मनेपद होता है प्रयोग आस्ते और शेते, उसी प्रकार से सन प्रत्यय लाएंगे तब भी आत्मनेपद रहेगा। ये क्यों कहना पड़ रहा है इनको ऐसा? अनुदात्त आत्मनेपदम से ही प्राप्त क्यों नहीं था आत्मनेपद? क्योंकि सन आगे उत्तर पता हो तो बोला करो, नहीं तो नहीं। पहले प्रश्न को समझो कि जब ये धातु आत्मनेपद की हैं और हमने आस्ते और शेते रूप बना लिया तो फिर सन्नंत से भी आत्मनेपद होता है। ये क्यों कहना पड़ रहा है? आत्मनेपद तो इनसे सिद्ध है ही। नया धातु बनने के बाद में कुछ उनको चेंज परिवर्तन हो जाएगा। नया धातु बनने के बाद सनातन धातु से धातु संजय हो जाएगा, अधातु से उदात्त माना जाएगा। उदात्त माना जाएगा तो फिर परसमति प्राप्ति था। नहीं बना आपका उत्तर। सन प्रत्यय करने के बाद दोबारा धातु संज्ञा होगी। सनाद्यंता सुनते जाइए, बोला मत करें बीच में। तो सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो गई। अब ये नई धातु बन चुकी है। जैसे हमने आस धातु से सन प्रत्यय किया तो आस स, अब आस स प्रत्यय बलादी है, आठ धातु का है, इडागम होगा। आस ई स, आसी स, अब आसी स। अब यहां पर अब द्वित्व संज्ञो से द्वित्व करेंगे, लेकिन संज्ञो से द्वित्व करने के लिए पहले धातु संज्ञा चाहिए। तो सनाद्यंता धातव से आसी स इतने की धातु संज्ञा हो गई। अब द्वित्व कर लिया तो द्वित्व, क्योंकि आजादी है, ये आजादी होने से आजादेर द्वितीय से द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। तो आसी स में द्वितीय एकाच कौन सा है? आसी स में द्वितीय एकाच है सी, इनके स में ई। तो स में ई को जब द्वित्व करेंगे तो उसके आसपास के जो व्यंजन होते हैं वो भी साथ में आ जाते हैं। तो वो भी साथ में आ गए। तो सिस, आ सिस, आ सिस, और अगला हिस्सा क्या रहेगा? नहीं, आ को तो अलग कर दो आप। इधर बोल दिया हमने एक बार, आ को द्वित्व नहीं किया है हमने द्वित्व किया है सिस को। ठीक है, तो आ सिस, और अगला हिस्सा क्या रहेगा? सीसा, जैसा है वैसा रहेगा। अब ये जो द्वित्व किया है सिस भाग को, इसकी अभ्यास संज्ञा होगी। अभ्यास संज्ञा होकर के आदि हल शेष रहेगा। आदि हल शेष रहेगा यानी कि सकार, तो ई तो रहेगा ही, केवल एक सकार हट गया। तो सी, आ सी, और आगे सी स, आगे सी स, तो आ सी सी स। अब आसी सीसा में जो अभ्यास में जो स में ई है, इसके उत्तर जो सकार आ रहा है ये इण से उत्तर आ गया, और प्रत्यय का सकार है तो आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य हो गया। आसी सी नहीं, अभ्यास में जो स है ये धातु का है। अभ्यास में जो स है ये धातु का है, और आगे वाला जो स है आसी सी वो भी धातु का है। धातु के द्वित्व है ना,
और उसके आगे जो सन प्रत्यय का सकार है उसको शत्व हो गया, तो आशीष। अब बताओ ये जो धातु बनी है आशीष, इसमें कौन सा अनुबंध है? कोई नहीं है। पता क्या लगेगा? कोई मैंने संज्ञा की है किसी की क्या अभी तक? और सन प्रत्यय लाते हैं, नकार की संज्ञा करते हैं केवल बस हलंत्यम से, और नकार की संज्ञा करने से परस्मै पद आत्मनेपद पद में कोई अंतर पड़ता नहीं है, तो कोई अनुबंध नहीं है। और कोई अनुबंध नहीं होता है तो कौन सा पद प्राप्त होता है? तो परस्मै पद प्राप्त था। अब आगे समझ में नहीं। अब ये सूत्र ने किया है आत्मनेपद, तो सूत्र सार्थक हुआ नहीं? क्यों बनाना पड़ा ये? मैंने कहा था ना क्यों बनाना पड़ा है ये। अरे ठीक है, पहले सन्नंत नहीं है उस अवस्था में तो ये अनुदात्तेत है, वो धातु अलग है, अनुदात्तेत आस, और ये आशीष ये धातु अलग है, क्योंकि इसकी दोबारा हुई है धातु संज्ञा, और ये इसमें कोई अनुबंध है ही नहीं। नया धातु संज्ञा करने के बाद में आपने कहा उदात्त, आपका जो उत्तर था उसमें आपने कहा कि नई धातु संज्ञा करके ये उदात्त है। ये उदात्त शब्द कहां से ले आए थे आप? इसकी व्याख्या करें। हाँ, आपने ये कहा था कि नई धातु संज्ञा करके आप उदात्तेत कहना चाह रहे थे, आप उदात्त कह करके रुक गए थे। सकार में जो आकार है, अगर उसको हटा देंगे तो बन जाएगी, ये रूप बन जाएगा आपका आशीष है, जो तो कर लेंगे फिर आप इसको। अनुबंध नहीं, अनुबंध केवल नकार है। अनुबंध अगर बता, मैंने अनुबंध बताया, अनुबंध है। हाँ, तो इसमें कोई अनुबंध नहीं है। तो फिर काफी जगह जब हम सन लेके आएंगे तो धातु में ये समस्या आएगी। पहले जो दिखाओ कोई समस्या कहीं पे। जो अनुदात्तित है वो बाद में अभी उसमें कोई अनुबंध नहीं रही और वो प्रश्न पद हो जाए तो काफी जगह परिस्थिति आ जाएगी। जैसे क्या परिस्थिति? कैसी परिस्थिति? जैसे अभी बना दी हमने। हाँ, तो अभी क्या समस्या आई? इस समय समस्या कोई नहीं आई। तो फिर आप करो ना, समस्या आएगी। समस्या मेरा कहने का मतलब ये परिस्थिति तो इन्होंने स्पेशली इसी धातु के लिए दी है ना, सन प्रत्यय पूरे के लिए, सबके लिए ले रहे हैं। तो पूर्ववत सनः, जितनी भी सन्नंत धातुएं हैं, अगर वो अपने पूर्व मूल अवस्था में आत्मनिपद की हैं तो सन प्रत्यय करने के बाद भी आत्मनिपद होगा उनसे। केवल आज की बात थोड़ी है। तो आशीषी क्षते, ऐसे ही शी धातु, तो शींग स्वप्ने। हम कहीं भी किसी भी धातु को लाकर सन लाने के बाद में हम धातु संज्ञा करेंगे, नई धातु संज्ञा, तो उससे परस्मै सदा परस्मै पद ही होगा। इसमें क्यों कोई अनुबंध नहीं अगर हमें, इसीलिए परस्मै पद होगा। जैसे हम मान लो पठ धातु से करें तो पीपठी क्षति, आप पीपठी क्षति नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पूर्व सन लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि द्वितीय नहीं किया हमने। उत्तर गलत है। मेरा प्रश्न क्या है? पीपठी क्षते में ये पीपठी क्षते क्यों नहीं बनेगा इस सूत्र से? ये उत्तर नहीं है, आप बताओ। जो धातु संज्ञा, जो नया धातु संज्ञा कर दिया, ये भी उत्तर नहीं है, क्योंकि ये मूल अवस्था में आत्मनिपद की नहीं है। पूर्ववत, पूर्व के समान रखना है, यानी पूर्व यदि आत्मनिपद की है तो आत्मनिपद होगा। पठ है आत्मनिपद की क्या? पूर्व, तो ये उत्तर दो ना। जो मूल से आत्मनिपद पड़ा हुआ है तो होगा आत्मनिपद। हाँ, नहीं है तो नहीं। तो आपने ये उत्तर दिया था क्या अभी? यही तो बात हो रही है। जैसे गम धातु है, क्या बनेगा इसका सन में? गम का जिगमी क्षति क्यों नहीं लगा ये पूर्व सना? क्योंकि पहले प्रतिपद की है, वो आत्मपद की है ही नहीं पहले से। मूल में देखें यानी कि एक रूपता रहेगी इसमें, सन्नंत धातुओं में एक रूपता रहेगी। अगर परस्मैपद की है मूल अवस्था में तो परस्मैपद, आत्मनेपद की है तो आत्मनेपद। अच्छा, पहले परस्मैपद की है और बाद में भी परस्मैपद होगा, इस बात को कहने के लिए सूत्र क्यों नहीं बनाया? देखो, दो बातें सुनना। पहले आत्मनेपद की है तो सन्नंद से भी आत्मनेपद होगा, पहले परस्मैपद की है तो सन्नंद से भी परस्मैपद होगा। अब यहाँ पर एक बात के लिए सूत्र बना दिया कि पहले आत्मनेपद की है तो सन्नंत से भी आत्मनेपद होगा, लेकिन इस बात के लिए सूत्र क्यों नहीं बनाया कि पहले परस्मैपद की है तो बाद में भी परस्मैपद होगा? वो तो शेष से। हाँ, ये उत्तर सही निकला। वो शेष हो गई अब, और शेष वाले को तो एक सूत्र तैयार बैठा हुआ है वो तो।
आप शेष लाते जाओ और वहां से परस्मै पद लेते जाओ। ना शेषात करते ही परस्मै पद वो हो गया, वही उत्तर है। ठीक है, ना शेष कैसे बोलिए? अच्छा शेष इसलिए है कि सूत्र है ही नहीं कोई, सूत्र लाओ कोई। उसके मतलब जो आत्मनेय पद मूल में है उस पूर्वसन तो प्रयोग कर दिया। अगर मूल में परस्मै पद, आप मेरी बात दोहरा रहे हो, आप केवल कोई नई बात बोल रहे हो क्या? वो नहीं पूछने चाह रहा हूँ मैं, वो इसलिए मैं पूछने चाह रहा हूँ कि जो आत्मनेय पदी है तो उसके पूर्वसना लगा दिया। तो अगर मान लो परस्मै पदी है तो पूर्वसना क्यों? कोई सूत्र है ही नहीं। पूर्ववत, पूर्व के समान। पूर्व के समान क्या प्रकरण किसका चल रहा है? आत्मनेय पद का। यानी सन्नंतात, सन्नंत से पहले, सन्नंत से पहले यानी पूर्ववत जब धातु पहले से आत्मनेय पद की है, यानी सनः पूर्वो यो धातु हुआ आत्मनेपदी, और जो सनः पूर्वो यो परस्मैपदी, तो कैसे लग जाएगा? ये प्रकरण आत्मनेय पद का है। आत्मनेय पदी प्रकरण होने का ना ये पूर्ववत। जैसे कोई हमारे यहाँ अतिथि आया और पहले भी आ चुका है वो, तो उसको हम जो है, जैसे हम लोग जाते हैं ना समाजों में प्रवचन देने के लिए, तो हमने पूछा भाई, हाँ भाई कौन सा कमरा है रहने के लिए? तो समाज वालों ने कहा आचार्य पूर्ववत। और जैसे आप पहले जिस कमरे में रहे थे उसी में रहिए आप, भी कोई बात नहीं है। जहाँ पर अब यहाँ आत्मनेय पद का विधान कर रहे हैं, धातु ले ली सन्नंत और कह दिया पूर्ववत। कि प्रश्न उठा के सन्नंत से क्या करें भाई? पाणिनि के पास पहुंचे शिष्य, तो पाणिनि ने कहा पूर्ववत। अब प्रकरण क्या चल रहा है? आत्मनेय पद का। तो पूर्व भी आत्मनेय पद ही तो देखेंगे, तभी तो पूर्ववत बनेगी। पूर्व देख लिया हमने परस्मै पद, तो कैसे बन जाएगी पूर्ववत? गुरुजी बात ऐसे है, भिक्षा को आत्मनेय पद के विधान करे, लेकिन जो मूल धातु है ना वहाँ परस्मै पदी में था, परस्मै पदी के फिर कन्वर्ट आत्मनेय पद में कर रहे हैं। तो फायदा है तो आत्मनेय पदी धातु, परस्मै पदी धातु पड़ा हुआ है और उसका आत्मनेय पदी फिर बाद में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? जैसे निर्विषह कर रखा ना, विष धातु कहाँ पहुंच गया? पूर्व समय की बात हो रही है अभी। हाँ मतलब वही प्रकरण में ले रहा हूँ, जब विष धातु इसी प्रकरण में निर्विषह कर रखा है, विष धातु आप फिर पहुंच गए निर्विषह पर। इस सूत्र पर रहिए ना, यहाँ क्या समस्या है यहाँ बताइए ना। पूर्ववत सना के लिए जब प्रकरण तो चल ही रहा है, मूल में तो फिर विष धातु तो वो प्रकरण तो आत्मनेय पदी प्रकरण में विष धातु भी पड़ रखा है। यदि परस्मै पदी है, परस्मै पदी है तो सन्नंत धातु लेना है केवल। सन्नंत धातु से यदि वो पूर्व मूल अवस्था में आत्मनेय पद की है तो आत्मनेय पद होगा, बस ये इसका विषय है। चलिए आगे। तो शी धातु से इसी प्रकार से लट लकार लाएंगे, आत्मनेय पद में त आ गया। लेकिन पहले सन प्रत्यय है, तो शी से सन प्रत्यय करके शी स। अब शी स यहाँ क्या करेंगे? बोले आगे। अब नहीं, द्वित्व करने से पहले और कार्य देखे जाते हैं, गुण इत्यादि से निपटना होगा। इडागम नहीं होगा तो शी ई स गुण होगा, शे ई स अयादेश, शय ई स गुस्सा कर लो, शईश बन गया। अब शईश इतना बनाने के बाद अब धातु संज्ञा सनातनता धातवः संयंगो हो, हलादी है प्रथम एकाच, तो शईश। प्रक्रिया में भले ही आगे का व्यंजन न बोलो, आप कोई हानि नहीं है उसमें, वो तो हलादी शेष से हट ही जाएगा। वैसे भी शीघ्रता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस अच को द्वित्व करते हैं उस अच के पहले वाला तो हल को ले लेंगे, आगे वाले को ध्यान नहीं देते ज्यादा। वो ठीक है समझाने के दूसरे को, आप जो है या भी साथ में लाओगे फिर, क्योंकि हमारे पास में धातु है शईश और अ को द्वित्व करना है, तो अ के एक और शकार आ रहा है, एक और यकार आ रहा है। लेकिन हलादी शेष बैठा हुआ है, वो शकार को तो छोड़ेगा। तो शईश। अब सन्नता, क्योंकि सन्नन धातु में होती है तो अभ्यास में अ कभी रहता ही नहीं है, क्या बन जाता है? ई। तो शी शईश इतना बन चुका है ये। अब यहां पर लकार लाएंगे, ला को ता हो जाएगा, इसने आत्मनेय पद कर दिया और शप आएगा। और ये ध्यान रखना सारी सन्नंत धातुओं से शप ही आता है,
ये मत देखना कि क्रियादि गण की है, दादि गण की है, किसी गण की है, किसी गण की नहीं है। अब ये सन्नंत यंगंत ये भी हम जब प्रत्यय कर लेते हैं आगे, तो ये किसी कोई गण से तो संबंध टूट गया उसका, गण से संबंध वहां से कोई लिंक नहीं है। अब ये कौन से गण की है? ये सनाद्यंता सनाद्यंत गण की, सनाद्यंत हो गई। अब ये किसी गण की नहीं है। और इसीलिए जो सामान्य विकरण है शब्द, जो सब से प्राप्त होता है वो हो जाएगा। तो शीशई शब का अ ते अतो गुण से पररूप शीशई शते, सोना चाहता है। आ सीसी शते, बैठना चाहता है। ठीक है। आम प्रत्ययवत क्रियोनु प्रयोगस्य, तो ये सूत्र मुख्य है, ये पूर्वसन है। सन्नंत का जब प्रयोग करते हैं तब आम प्रत्ययवत अव्यपदम क्रियः षष्ठी एकवचनान्तम अनुप्रयोगस्य षष्ठी एकवचनान्तम। आम प्रत्यय बहुरी समास करते हैं इसमें। आम प्रत्यय यस्मात्, जिससे आम प्रत्यय किया जाता है। वो किससे किया जाता है देखेंगे सिद्धि में बाद में। तो आम प्रत्यय बन गया। और आम प्रत्ययवत, आम प्रत्ययवत, आम प्रत्यय के समान। तो तस्य इव, आम प्रत्ययस्य इव आम प्रत्ययवत, तो तत्र तस्यैव से वति प्रत्यय हो गया है। इसमें जो त्यनुतुल्यम प्रत्यय हो, उसी के आगे है तत्र तस्यैव। तो आम प्रत्ययस्य इव, आम प्रत्ययस्य इव धातोः अनुप्रयोगस्य क्रियः आत्मनेपदम भवति। यानी जिस धातु से आम प्रत्यय का विधान किया गया है उसी के समान, उसी के समान जो अनुप्रयोग होता है, यानी बाद में जो प्रयोग की गई धातु है अनुप्रयोगस्य, बाद में जो प्रयोग की गई धातु है क्रि धातु, उससे भी आत्मनेपद हो जाता है। अब इस सूत्र के जो उदाहरण बनते हैं उसमें दो दो धातुएं होती हैं। एक धातु ऐसी होती है जिससे आम प्रत्यय किया गया है, उसके बाद फिर क्रि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्या कहा मैंने? एक धातु ऐसी होगी जिससे पहले आम प्रत्यय करेंगे, फिर दूसरी धातु जो आएगी वो क्रि होगी। और क्यों होगी क्रि? तीन है ये, क्रि भू अस। ये क्यों होती हैं तो थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे धातु है ईक्ष दर्शने, ईक्षते ईक्षेते ईक्षन्ते रूप बनते हैं इसके। और ईक्ष धातु से हमें लिट लकार का रूप बनाना है, अर्थात उसने देखा। तो ईक्ष धातु से लिट लकार परोक्ष लिट से लेकर के आएंगे। और लिट लकार परे रहते। अब एक सूत्र निकालो आप तीसरे अध्याय के पहले पाद में। छत्तीस संख्या पर। और ये देखो सनाद्यंता धातु जहां आता है ना, ये इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा क्या है इसके आगे। ये अलग हो गया सूत्र, बिल्कुल अलग थलग है ये। सिब बहुलम लेटी, ये भी अलग कर दो। अब यहां से प्रारंभ हुआ ये कास प्रत्ययाद, हाँ कास प्रत्ययात, कास प्रत्ययात, कास धातु और प्रत्ययांत धातु। प्रत्यांत में सब आ गई, ये पीछे वाली सन्नंत यंगंत सब। इनसे क्या होता है? आम। मैं यहां से समझा रहा हूं इसलिए आपको, इससे आगे सरलता रहेगी। कास धातु से और प्रत्यांत धातुओं से आम प्रत्यय होता है। आम कब होता है? अमंत्रे, वेद में नहीं होता, लोक में।
कब होता है? लिटी, लिट लकार परिणते। हमारा विषय ये नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा हूं मैं आपके लिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, आम और लिट, लिटी, इनको आगे ले जाएंगे। ठीक है। अब अगला सूत्र देखिए, इजादेश्च, यही है, इजादेश्च गुरुमतो नृच्छ। बहुत सरल है ये। धातु कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप क्या बता रहा है सूत्र, आप स्वयं पकड़ लोगे। 2 शर्तें हैं इसकी, और दोनों शर्तें घटनी चाहिए धातु में। पहली शर्त है कि आदि वर्ण इच हो, इच आदिर यस्य इजादि ही। दूसरी शर्त क्या है, गुरुमतः, गुरुमान हो। ये ऐसा नहीं है कि इजादी अलग हो गुरुमान अलग हो, एक ही में दोनों बातें होनी चाहिए। ये ईक्ष धातु कैसी है, इजादी तो है, गुरुमान कैसे देते हैं? संयोगे गुरु दीर्घम च, 2 सूत्र हैं गुरु संज्ञा करने वाले। संयोग आगे आता है तो ह्रस्व वर्ण भी गुरु बन जाता है, और दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है। तो क्या नहीं है ऐसा इसमें? तो इसमें संयोगे गुरु लगेगा या दीर्घम च लगेगा? दीर्घम च लगेगा। तो धातु इजादी भी है, गुरुमान भी है। ईकार जो है ना, इजादी भी है, गुरुमान भी है। हाँ, धातु इजादी है और धातु ही गुरुमान है। बहुरी समास देखा करो आप, आपने केवल इकार कहा। धातु का बहुरी समास विशेषण बनता है। तो अभी सूत्र ने क्या कहा कि जो धातु इजादी हो, गुरुमान हो, उसमें से रिछ को हटा दिया है, एक धातु को, क्योंकि रिछ भी ऐसी है, रिछ भी इजादी है, गुरुमान है। वहां किससे है गुरु संज्ञा? हाँ, संयोगे गुरु, यहाँ दीर्घम जैसे है। तो रिच धातु से अतिरिक्त धातुएं इजादी हैं, गुरुमान है। इन धातुओं से आम प्रत्यय हो जाता है, लिट लकार परे रहते। तो हम लिट लकार ले आए थे ईक्ष धातु से, ईक्ष और लिट, ये सूत्र लग गया, तुरंत ही लग गया कि नहीं? अब क्या स्थिति है हमारे सामने, ईक्ष आम लिट का लकार है, नहीं सुनाई पड़ा मुझे। आम के जो अनुवृत्ति लाया ना, कहाँ से लाया? बताओ सुकामा जी, आम की अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है? 35 से ऊपर से लिया ना, कास्य प्रत्यात आम और मंत्रिलिटी। आम की अनुवृत्ति कास्य नहीं है, कास। आपने उच्चारण कास्य किया अभी। कास प्रत्ययात, कास धातु है, एक चकाश्री दीप्तो। अच्छा जी। तो कास धातु और प्रत्ययांत धातु। जैसे यदि हम ये अभी जो बनाए थे हमने सन्नंतों के रूप के शीशई शते इत्यादि, या शिशि शते, या पठ धातु से बनाते हैं पिपठी शती आदि, इनके हम जब रूप चलाते हैं लिट लकार में, तो ये कास प्रत्याद आमंत्र लिटिल लगता ही रहेगा, लगता ही रहेगा, लगता ही रहेगा। ये यानी राम ने पढ़ना चाहा तो राम पिपठिशान चकार। आम तो आएगा जाएगा, पिपठिशान चकार। यानी कि लिट लकार लाएंगे तो आम प्रत्यय होना ही है, चाहे यंगंत हो चाहे सन्नंत हो, कोई सी भी हो। चलिए, तो ईक्ष आम और लकार, लिट का लकार। अब क्या नियम है कि आम से उत्तर जब लिट लकार का लकार रह जाता है, ये बचता नहीं। क्यों? लुक का प्रकरण कहाँ है? दोनों एक ही बुद्धि के चल रही है। लुक का प्रकरण कहाँ है? दूसरा अध्याय में है ना, इसीलिए आपने बोला था प्रत्यक्ष लुक लुप। कुछ मुंह से निकल रहा है, कुछ बुद्धि में आ रहा है। एक रूपता रखो ना, मनसी वचसी कर्मणि। आपका क्या हो रहा है? मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत। और क्या है आगे? ध्यान है फिर दुरात्मा नाम।
तुण्य क्षत्रियार्ष यूं तो यूनि लुगणियों। देखो चौथे कॉलम में बहुत छोटा सूत्र है, पकड़ो कौन सा है। चौथे कॉलम में सबसे छोटा सूत्र कौन सा? आम। और ऊपर से क्या आ रहा है? ले। ले लिया इसमें, षष्ठी विभक्ति ली का, लकार की ऊपर से आ रहा है ले है, तो ले है यानी कि ली का षष्ठी। लेकिन यहाँ पर तो हमने अनुबंध ला में लिट में ला में ई भी था अनुबंध, लेकिन अनुबंध बोल करके ही ली बोला गया है यहाँ। ये चिली का भी ली ले लेता है, लिट का भी ली ले लेता है। वैसे ऊपर का सूत्र तो चिली को करता है, चिली का लोग करता है ये। मंत्रे घस वर नश व्री दहाद वृच क्री गमी जनिभ्यो ले है। ये जो ली है ना, ये चिली है, ये इसका लोग करता है। लेकिन आमह सूत्र जब बोलेंगे हम तो यहाँ चिली का संबंध ही नहीं है कोई, क्योंकि आम प्रत्यय कहाँ होता है? लिट परे रहते और चिली होता है जाके लुंग में। तो हम जब दूसरे जोन में पहुंच गए तो वहां ली से अब चिली नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे? लिट। तो क्या अर्थ हुआ आमह का? अब तो हो गया सरल अर्थ। अरे आमह उत्तर से ले लुक भवती, तो क्या थी स्थिति? ईक्ष आम और लिट ली गया, लकार को गायब कर दिया। अब ले आओ तिप्तसी, कहां से लाओगे? एकदम धातु सुनी सुनी हो गई है? तो ईक्ष और आम। अब पाणिनि क्या करेंगे फिर? अब क्योंकि लकार तो बोलना है हमें, तो अब एक धातु और लाएंगे इसके साथ में, और उसके आगे लकार लाएंगे, फिर उसकी पूर्ति वहां से करेंगे। ठीक है भाई, अनाथों को कुछ तो करना ही पड़ेगी सहायता। धातु अनाथ हो गई, ये लकार छिन गया, इससे कैसे प्रयोग करेंगे इसको? तो अब सूत्र आगे आता है। पहले तो इसको बना लेंगे। अभी देखो ईक्षाम बन चुका है, और ये आम प्रत्यय यानी ईक्षाम जो बना है, ये आम प्रत्यांत धातु बन चुकी है ये। और कृत तद्धित समासाश्य है, क्योंकि आम प्रत्यय आ गया ना, और आम प्रत्यय आ गया तो कृत भी हो गया ये। और कृत होने से प्रातिपदिक बन गया, यानी ईक्षाम प्रातिपदिक बन चुका है। ईक्ष आम ईक्षाम, अब इसको ईक्षाम इकट्ठा भी लिख सकते हो आप। ये प्रातिपदिक बन चुका है, और प्रातिपदिक बना है तो सु भी आएगा। अन्य कोई प्रत्यय न आए, भले ही न आए, लेकिन सु तो आना ही है। तो ईक्षाम और सु। अब ईक्षाम सु। अब यहां पर ये जो आम है मकारांत है, और मकारांत कोई कृत प्रत्यय होता है तो पूरे शब्द का नाम क्या बन जाता है? अव्यय। कृन में जंतः, मकारांत और एजंत। तो ईक्षाम बन गया अव्यय। अव्यय होने से सु का तो लुक हो जाएगा, इससे तो ऐसे निबट लिए। फिर ईक्षाम रह गई, कुछ टिक ही नहीं पा रहा है उसके आगे। लकार लाए वो हट गया, सु लाए वो भी हट गया। अब सूत्र आ रहा है एक इसकी सहायता करने के लिए, और वो सूत्र आपका ये तीसरे अध्याय में ही है, पहले पाद में। उसी के आगे पढ़ो आप। नहीं, जहां ये आपने आम प्रत्यय किया था, इजादेश गुरुमतो नृच्छः दयायासश्च, बोलो आगे। उष विद जागृभ्योन त्रस्याम धीहरी भ्री हुआम शुलवच्च, बस ये आ गया। कृंचानु प्रयुज्यते लिटि। तो कृय च अनुप्रयुज्यते, बाद में प्रयोग किया जाता है। किसका? क्रिय का। क्रिय च अनुप्रयुज्यते, क्रिय धातु का प्रयोग किया जाता है बाद में। कब किया जाता है? लिट तो है ही नहीं। अरे नहीं, कहाँ पहुंच गए आप?
लिट्टी परे रहती है। तो ये सूत्र दो काम करता है, क्योंकि जब ये कह रहा है कि लिट परे भी होना चाहिए फिजिकली, यहाँ प्रत्यलक्षण नहीं चलेगा, क्योंकि हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, हम विधि कर रहे हैं यहाँ पर। अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति भी आ रही है? अन्य तरस्याम, हाँ वो भी आ रही है, ठीक है। तो क्रिय धातु का अनुप्रयोग होगा और साथ में दूसरा कार्य करेगा सूत्र लिट लकार को भी लाएगा। ये लिट लकार यही लाएगा अब दोबारा से लाएगा। हाँ, जो चला गया था उसको अब लाएगा ये, लेकिन लाएगा ईक्ष के आगे नहीं लाएगा, अपने आगे लाएगा, अपने आगे लाएगा, यानी क्रिय के आगे लाएगा। धातु अपने आगे लिट को लाएगी। अब क्या स्थिति बन गई? और दूसरी बात एक और है यहाँ पर, अभी बता दे रहा हूँ, बस आगे विस्तार से आगे कभी चलेगा प्रकरण ये, कि यहाँ जो धातु क्रिय है सूत्र में हमें दिख रही है धातु, ये प्रत्याहार है। क्या है गुरुजी? प्रत्याहार। ये क्रिय धातु जो अनुप्रयोग किया उसको सूत्र में है क्रिय। अच्छा। ये प्रत्याहार है, और इस प्रत्याहार में 3 धातुएं आती हैं, क्री भू अस। वो कैसे आती है बाद में कभी बताएंगे फिर। ठीक है, यानी कि 3 धातुओं का अनुप्रयोग करता है ये क्री भू अस का। अभी हमें क्री का रूप चलाना है। जैसे हम बोले पिपठिशान चकार, जैसे बोला था, तो पिपठिशाम बभुव, पिपठिशा मास, ये भी साथ में बनते हैं। यहाँ केवल क्री का प्रयोग देखना है अभी। तो क्या स्थिति बन गई अब? ईक्षाम क्री और लिट। अब आगे इस सूत्र की पड़ेगी आवश्यकता, जिसका ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? यानी कि हम आगे ईक्षाम क्री और लिट। अब लिट लकार लाने के बाद यहां इस सूत्र से अब क्या करेंगे? क्योंकि ईक्षाम यानी लिट में हम परस्मै पद लाएंगे या आत्मने पद लाएंगे, तो क्रिय धातु स्वरूप में कैसी है? ये तो परस्मै पद है, उभय पद की है। क्रिय इंगित तो उभय पद की है, तो फिर दोनों आएंगे ना, लेकिन दोनों नहीं लाने हैं। अब ये सूत्र क्या कह रहा है? अगर आम प्रत्यय होगा तो क्रिय आम प्रत्ययवत क्रिय अनुप्रयोगस्य। क्या तात्पर्य हुआ? आम प्रत्यय है तो क्रिया का अनुप्रयोग जो पूर्व में था वैसे ही प्रयोग होगा। ऐसे नहीं। आम प्रत्ययवत यानी आम प्रत्ययो यस्मात्, बहुरी समास किया था कि आम प्रत्यय है जिससे। कौन है वो? ईक्ष। और आम प्रत्ययस्य वत, आम प्रत्ययस्य इव, अर्थात ईक्ष के समान। आम प्रत्यय बन गया ईक्ष का विशेषण, और उसके समान अनुप्रयोगस्य क्रियः आत्मनेपदं भवति। अनुप्रयुक्त जो क्रिय धातु है उससे आत्मनिपद हो जाएगा। तो अब सीधा सा अर्थ हो गया कि जिससे आम प्रत्यय किया गया है, यदि वह धातु आत्मनेपद की है तो क्रिय से भी आत्मनेपद होगा, और यदि आम प्रत्यय जिससे किया गया है वह धातु परस्मै पद की है तो क्रिय से क्या होगा, ये इसका विषय नहीं है। शेषात् कर्तरि परस्मै पद लगेगा। ठीक है, ये तो आत्मने पद में लगेगा केवल। अगर आम प्रत्यय से जिससे किया है वो धातु आत्मने पद की है पहले से, तो अनुप्रयुक्त क्रिय धातु से भी आत्मने पद ही होगा। और वैसे भी एक रूपता रहनी चाहिए। ठीक है, तो ईक्षाम क्री अब लिट के स्थान पर ले आएंगे कौन सा? त प्रत्यय। और त के स्थान में क्या होता है लिट लकार में, आत्मने पद में? लिटस त झ योह एश इरेच। तो त के स्थान पर एश हो जाएगा, और एश है शित। शित होने से अन्य काल शित सर्वस्य, पूरे त के
स्थान में आएगा, तकार और अकार दोनों मिला करके। तो ईक्षाम क्री और ए इको यणची, क्री और ए है ना, इको यणची यणादेश हो जाएगा। क्र ए ईक्षाम क्र ए। इसमें धातु कौन है? पूरी है ये, भूल गए आप लोग। ईक्षाम प्रातिपदिक बन चुका था, कृत तद्धित समासाश्य, धातु है इसमें केवल क्री, तो क्री को द्वित्व करेंगे। अब लिटि धातु रलभ्यास से लिट लकार आगे आ रहा है करने के बाद में, हाँ, तो द्वित्व हो जाएगा क्र को। और जब द्वित्व करेंगे क्र को, तो ये जो री है, री को यणादेश किया था, ये अजादेश है, अच के स्थान में किया हुआ आदेश है। और अच के स्थान में किया हुआ आदेश जब द्वित्व कर रहे होते हैं और वो आदेश अच निमित्तक होता है, अर्थात क्री के री को जो यणादेश किया है ये अच को मान करके हुआ है, इको यणची से, तो अच निमित्तक जो अजादेश है वह अजादेश पूर्व विधि करने में, नहीं पूर्व विधि नहीं, द्वित्व करने में, द्वित्व करने में रूपातिदेश हो जाएगा, स्थानीवत हो जाएगा। अच परे रहते द्विर्वचने ची, तो द्वित्व करने में जो पूर्व वाला भाग आएगा वो क्री बनेगा, वो क्र नहीं, दूसरा क्र ही रहेगा। तो द्वित्व हुआ ईक्षाम क्री क्र ए, ईक्षाम क्री क्र ए। अब अभ्यास जिसकी संज्ञा है उससे निबट लो। अब वो कार्य आपको आते हैं सारे। अभ्यास में क्री है, री को उरत, री को अकार हो जाता है, उरत रपर हो जाएगा, तो कर हलादि शेष क कुहोशुः च बन गया, बन गया, चक्रे बन गया, चक्रे बन गया। उधर ईक्षाम है, मौन स्वारा लगा दो, लगा दिया, वापदांत से लगा सकते हो विकल्प से, यहाँ कार भी हो जाएगा परसवर्ण, ईक्षान चक्रे। और अनुस्वार रखेंगे तो अनुस्वार भी लिख सकते हैं, बोलेंगे वैसे ही लगभग। तो ईक्षान चक्रे, उसने देखा, बड़ी देर में देख पाया वो, इतने सारे कार्य करके तब देख पाया। तो ये आज पहली बार ऐसी सिद्धि आई है, ये आम प्रत्यय वाली, ये कोई आम सिद्धि नहीं है, भले ही आम प्रत्यय हुआ है फिर भी। तो ईक्षान चक्रे, अब आपको चक्रे के रूप याद है यदि, यानी क्री के रूप याद है तो बोलना है बस, ईक्षाम जो कहते हैं बोलते रहना है। जैसे ईक्षान चक्रे, ईक्षान चक्राते, ईक्षान चक्रिरे, ईक्षान चक्रिषे, ईक्षान चक्राते, ईक्षान चक्रिढ्वे, ईक्षान चक्रे, ईक्षान चक्रिवहे, ईक्षान चक्रिमहे, ऐसे रूप बनेंगे इसके। ये भू और अस का बाद में करेंगे, हाँ वो बाद में आ जाएगा, जो सूत्र आएगा ना ये क्रियंचानु प्रयोज्यते लिटी, ये वहां आ जाएंगे आपको सारे उदाहरण फिर, क्री भू अस के भी तीनों के। तो इस तरह से यहाँ क्री धातु से आत्मने पद दिखाने के लिए ये सूत्र बनाया गया है। अब मान लो कोई धातु परसी पद की ही है पहले से और हमने आम प्रत्यय कर लिया है, तो ये सूत्र वहां लगेगा ही नहीं, इसका कोई विषय नहीं है वहां फिर। तो ये है आम प्रत्ययवत क्रियोनु प्रयोगस्य। ठीक है, अब आगे सरल है सूत्र और देख लेते हैं थोड़े से। प्रोपाभ्याम युजेर यज्ञ पात्रेषु, प्रोपाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, युजेह पंचम एकवचनांतम, अयज्ञ पात्रेषु सप्तमी बहुवचनांतम। प्र और उप दो उपसर्ग हैं, प्रश्च उपश्च इति प्रोपौ ताभ्याम प्रोपाभ्याम। और अयज्ञ पात्र, यज्ञ से पात्राणि, यज्ञ पात्राणि, न यज्ञ पात्राणि, अयज्ञ पात्राणि, तेषु अयज्ञ पात्रेषु।
अर्थात यज्ञ पात्रों का जो विषय होता है उसमें ये सूत्र नहीं लगेगा। तो प्र उप इत्येवं पूर्वात् युज धातु हो अयज्ञ पात्र प्रयोग विषय आत्मनेपदम भवति। कौन सा धातु लिया है? युजिर योगे, युज समाधि, युजिर योगे, ठीक है। तो यज्ञ पात्र के प्रयोग के विषय से अतिरिक्त विषय में ये सूत्र प्र और उपसर्ग से उत्तर युज धातु से आत्मनेपद करेगा। तो क्या बनेगा उदाहरण? जैसे युज धातु का रूप क्या बनता है? हाँ, युंक्ते युंजाते युंजते, युंक्षे युंजाते, ऐसे चलते हैं रूप इसके। ये रुधादिगण की है। रुधादिगण की होने से श्नम प्रत्यय होगा। तो युजिर योगे, युज धातु से लट लकार लाएंगे। लट लकार में इसने इस सूत्र ने आत्मनिपद कर दिया है प्रोपसर्ग से उत्तर होने के कारण से। और वैसे धातु कैसी है? ये परस्मी पद की है। ये क्यों है परस्मी पद की? क्योंकि युजिर जम ई उदात्त है, इसीलिए सूत्र से आत्मनिपद करना हो रहा है। तो प्र युज और ते रुधादिभ्य हर्षणम मिदचोन्त्यात् परः, यू के आगे आएगा न। प्रयुनज ते, प्रयुनज ते। अब ते है ङित, है नहीं है? सार्वधातु कमपित। तो श्नसोरल्लोपः, श्नम प्रत्यय और अस धातु इनके आकार का लोप हो जाता है ङित प्रत्यय परे रहते, तो आकार का लोप हो गया, नाम से अ हट गया। तो प्र युंज और ते, अब नकार जकार के पास में आ गया तो उसका प्रभाव पड़ेगा। कौन सूत्र डालेगा प्रभाव? स्तोह श्चुना श्चुह, वुन्ना को यहां कर देगा। नहीं, ऐसे नहीं, पहले जा को गा करेंगे, चोहकू से पहले कुत्व करेंगे जकार को। क्यों करेंगे? झल परे है इसलिए। तो झल परे होने के कारण से जकार को गकार हो गया। तो प्रयुनग, प्रयुनग, प्रयुनग ते। अब यहां नकार के स्थान में नकार के स्थान में नश्चापदान्तस्य झली, इस तरह से करेंगे क्योंकि स्तोष न सुन लगेगा अब ये। तो नश्चापदान्तस्य झली से नकार को अनुस्वार हो जाता है झल परे रहते। कब? अपदांत होने पर। तो नकार को अनुस्वार होने के बाद अब लगाएंगे अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, तो नकार हो जाएगा सीधा। उधर खरीचा से ग को क हो जाएगा क्योंकि आगे ते आ गया ना जी। तो प्रयुंक्ते प्रयोग करता है। अब प्रयोग करता है का तात्पर्य यज्ञ के पात्रों का प्रयोग नहीं करता है, और कुछ प्रयोग कर रहा है। अगर यज्ञ के पात्रों का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा? प्रयुनक्ति, सत्वायुनक्ति, तस्मै त्वायुनक्ति मंत्र आता है नहीं? तो इस तरह से ये धातु जब यज्ञ के पात्रों का प्रयोग नहीं होगा तो ये सूत्र से आत्मनिपद हो जाएगा। ऐसे ही उपसर्ग लगा करके भी उपयुंक्ते उपयोग करता है, यज्ञ के पात्रों का नहीं, किसी और चीज का। भुंजते नहीं बनता है, भुंक्ते, भुंजते बहुवचन बनेगा। भुंक्ते, भुंजाते, भुंजते। समः क्षणुवः, समः पंचमे गुचनान्तम, क्षणुवः पंचमे गुचनान्तम। समपूर्वाद क्षणु धातु आत्मनेपदम भवति। ये क्षणु जो है ना, इसमें जो धार रखते हैं उसके अर्थ में आती है क्षणु। क्षणु तेजने, तेज करने अर्थ में। तो सम उपसर्ग लगाने पर यह सूत्र आत्मनिपद करेगा। वैसे धातु स्वयं में कैसी है?
क्षणु तेजने। अब पकड़ लो तुरंत ही बात, एक रहस्य पकड़ लिया करो, कोई अनुबंध है ही नहीं। और अदादि गण की है ये, तो शब्द का लुक हो जाएगा। संक्षुणते, तीक्ष्ण कर रहा है, धार रख रहा है। संक्षुणते, संक्षुणवाते, द्विवचन में आताम आएगा, और आताम आएगा तो उ को उबंग हो जाएगा। इको णची का अपवाद अचेष्ण धातु भ्रुवाम युवरी अंगभंगौ संक्षुणवाते। बहुवचन में झ आएगा, अत हो जाएगा। अदभ्यस्तात आत्मनेपदे श्वणतः, इससे आत्मनेपदे श्वणतः से अत हो जाएगा अते, फिर उबंग हो जाएगा संक्षुणवते। आगे भुजो न बने, भुजः पंचमे कुचनांतम अनबने सप्तमे कुचनांतम। हाँ, अवन अनवन, अवन अवधातु अवरक्षण गति कांति प्रीति, तो अवन का अर्थ क्या हो गया? रक्षा। और न अवनम अनवनम तस्मिन अनवने, तो क्या अर्थ हुआ कि भुज धातु हो, यानी भुज धातु भुज पालना व्यवहारयो हो। दो अर्थ हैं इसके, पालन और अव्यवहार। पालन रक्षा करना, अव्यवहार खाना। और सूत्र ने क्या कहा कि भुज धातु हो अनवने अर्थे वर्तमानात् आत्मनेपदम भवति, तो क्या अर्थ होगा? यानी कि धातु के दो अर्थ हैं, पालन और अव्यवहार। उसमें से पालन अर्थ में ये सूत्र नहीं लगेगा, पालन ना करने में। अनबने वाला पालन ना करने में। हाँ, रक्षा करने अर्थ में ये सूत्र नहीं लगेगा। तो किस में लगेगा? भोजन करने अर्थ में। अर्थात भोजन करना यदि अर्थ लेना है भुज धातु का, तो ये आत्मनिपद करेगा। तो हम जो बोलते हैं कि सह नावतु सह नौ भुनक्तु, तो भुनक्तु में आत्मनिपद है कि परस्मैपद है? तो पालन अर्थ होगा या रक्षा करना अर्थ होगा? पालन रक्षा पालन होगा, पालन भोजन करना नहीं होगा, पालन होगा। आप प्रश्न ये था कि पालन करना अर्थ होगा कि रक्षा करना अर्थ होगा? वैसे ही उत्तर दो, नहीं होगा वाली बात क्यों, जो होगा वो बोलो। आपने कहा भोजन करना अर्थ नहीं होगा, मैंने ये थोड़ी पूछा था कि इसमें से क्या नहीं होगा, मैंने पूछा इसमें से क्या होगा। रक्षा करें हम दूसरे को, रक्षा। जब दो ही अर्थ हैं तो जब क्या समस्या आ रही है? पालन भी होगा, रक्षा भी, दोनों। अगर भोजन करना अर्थ होता तो ये सूत्र आत्मनिपद करता, और वहां है भुनक्तु परस्मैपद, तो क्या अर्थ होगा फिर? दूसरा एक ही अर्थ तो रह गया, रक्षा करना, बस। फिर आपने पालन क्यों बोला? पालन रक्षा एक ही बात तो है। तभी तो मैं कह रही थी कि पालन क्या? रक्षा तो विकल्प थोड़ी है, पालन रक्षा विकल्प भोजन। क्या? गुरुजी या तो अरे एक चीज बोलो, पालन या रक्षा, एक बोलो। आपने दोनों बोले थे, पालन है या रक्षा है। अच्छा, इसलिए पालन कह लो, रक्षा कह लो, बात एक ही है। तो आप कहती हैं कि आप तो एक ही चीज बोल रहे हो। हाँ, पालन करेंगे तो रक्षा भी होगा। हाँ, यानी पालन करना अर्थ होगा या भोजन करना अर्थ होगा? अब व्यवहार होता होगा, पालन होगा। तो बहुत से लोग इस मंत्र को बोलते हैं ना भोजन करने से पहले, तो उसका ये प्रमाण है नहीं, भुजो न बने। तो भुज धातु से लट लकार इसने आत्मपद कर दिया, ल ते हो गया। और रुधादि गण की है ये, तो शनम आएगा। शनम का न भुनज ते, और ते इंगित है, इंगित होने से स्नसुरल्लोपः। फिर वही प्रक्रिया, नकार रह गया और चौकू से ककार होगा, गकार हो जाएगा। खरी जैसे ककार हो जाएगा। नकार को अनुस्वार से गकार करेंगे ना, बोल तो दिया मैंने बोल तो दिया, चौकू से ककार हो जाएगा, खरी जैसे ककार हो जाएगा। भुनक, भुनक, भुनक नहीं भुनक। और नश्या पदांतस्य झली से अनुस्वार, अनुस्वार से यही परसवर्ण भुंकते। और ये सारी चीजें अभी बोली अंत में, ये भुन जाते में कुछ नहीं होना है। सीधे नकार के ना में आ का लोप कर दिया, स्नसोरल्लोपः।
अब यहाँ न तो खरीचा लगेगा, न चौकू लगेगा, न खरीचा लगेगा। क्यों नहीं लगेंगे दोनों ये सूत्र? चौकू क्यों नहीं लगा? ये गलत उत्तर है। खरीचा लगता है, ये चौकू या खरीचा तब लगते हैं झल परे हो या पदांत हो। आते परे है, न झल परे है न पदांत है। तो नष्टा पदांत से झली लगा करके सीधे अनुस्वार से यही परसवर्ण यकार हो गया। भुंजाते, ऐसे ही भुंजते, भुंकते, भुंजाते, भुंजते। हैं? तो आपको किसका लग रहा था रूप में? यही बोला था अभी। दो वचन द्विवचन में भुंजाते, बहुवचन में भुंजते। आपकी शंका क्या है? नहीं वही मुझे आतम को ठीता आम भाग ये तो ये तक बता देगा आपको। राजू बैठा है पीछे, ये तो सामान्य सी बातें पूछते हैं बिल्कुल। भुजो न बने। अगला सूत्र, णे रणौ यत कर्मणौ चेत सकर्ता अनाध्याने। णे है पंचम एक वचनांतम, इसमें कई पद हैं सूत्र में। अणौ सप्तम एक वचनांतम, यत प्रथम एक वचनांतम, कर्म प्रथम एक वचनांतम, णौ सप्तम एक वचनांतम, चेत अव्ययपदम, स प्रथम एक वचनांतम, कर्ता प्रथम एक वचनांतम, अनाध्याने सप्तम एक वचनांतम। कितने पद हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पद हैं सूत्र में। अष्टपदी हो गया। अष्टपदी हो गया। अब इसमें समस्त पद कितने हैं? एक तो है अणौ, न अणिहि अणिहि तस्मिन अणौ, और दूसरा है अनाध्याने, न आध्यानम अनाध्यानम तस्मिन अनाध्याने। सूत्र सरल है वैसे। जो आपको लग रहा है कि बहुत पद हैं तो बहुत कठिन बैठेगा, क्योंकि सूत्र की रचना ही इस प्रकार की है कि उससे अर्थ निकल आता है। मुख्य कार्य क्या है सूत्र का, एक तो ये देखना है। तो मुख्य कार्य देखने के लिए आप ये देखो पंचमी किसमें है सूत्र में? ऋणे हम पंचमी है और आत्मनिपद का प्रकरण चल रहा है। तो अगर हम मुख्य बात बोले तो सीधा ये कह सकते हैं कि ण्यंत धातु से आत्मनिपद होता है। ठीक है, ण्यंत धातु से आत्मनिपद होता है। बस इतनी बात कहनी है इसको। लेकिन इतनी बात कहने के लिए इतने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये कुछ अन्य विषय को ले रहा है। अच्छा ये बताओ, जो धातुएं ण्यंत होती हैं, इस सूत्र को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो उनसे कौन से प्रत्यय आते हैं? आत्मनेपद के या परस्मैपद पद के? सोच समझ के बोला है क्या? हाँ, तो क्यों आएंगे आत्मनेपद के प्रत्यय? अगर मैं प्रश्न करूं तो क्या उत्तर होगा? अरे धातु संज्ञा द्वारा होती है इसकी, सनाद्यंता धातवः, और कोई भी इसमें अनुबंध नहीं है। ऋणिच में चकार अनुबंध है। चकार से क्या ले लोगे आप? चित होने से क्या हो जाएगा? तो कौन से आने चाहिए? परस्मै पद के शेष है ये। लेकिन अच्छा, जो आपने कहा ना नया धातु संज्ञा करेंगे, हाँ, उसमें परस्मै पद ही होगा। नहीं, ही नहीं, क्योंकि अगर आपने ऋणिंग प्रत्यय कर लिया है, कमे ऋणिंग, हाँ, वो तो और यहाँ भी आप करेंगे सनातन धातु, तो कैसे कर लेंगे आप? क्योंकि ऋणिंगित है। लेकिन ऋणिच है, सन है, यंग करेंगे तब भी नकार आ गया, अंगित हो गया। तो सर्वत्र नहीं कह सकते आप। कहीं अरे जहां उदात्तेत नहीं है, जहां अनुदात्तेत नहीं है, जहां अंगित नहीं है, जहां स्वरितेत नहीं है, जहां इंगित नहीं है, ये देखना होगा। तो परस्मै पद ही आना चाहिए ण्यंत से। लेकिन सूत्र है णिचश्च, और देखो आगे आपकी आएगा इसी में, ये 74 संख्या पर। तो ये क्या कहता है कि णिजंत धातु से आत्मनिपद होता है यदि कर्ता का फल, वो क्रिया का फल कर्ता को मिले। तो क्रिया का फल कर्ता को जब नहीं मिलेगा तो ये शेष बन जाएगी, तब होगा परस्मै पद। इस तरह से हम क्या बोलते हैं
कि णिजंत धातुएं उभयपदी होती हैं। हो गया निर्णय। अब आ जाओ सूत्र पर। तो उभय पद की प्राप्ति में अब ये सूत्र णिजंत धातुओं से आत्मनेपद कर रहा है। लेकिन कैसी धातु हो, वो क्या स्थिति होनी चाहिए उसकी, वो सूत्र के अन्य पदों में आप देखिए। तो पहले देखो सूत्र में पद अणु यत कर्म, अणु यत कर्म अर्थात अण्यन्तावस्थायाम यत कर्म। हम क्या करेंगे कि जिस धातु से हमने अणिज किया है उससे बिना अणिज किए पहले मूल अवस्था में उसके कर्म को देखेंगे। उदाहरण से समझ में आएगा, उदाहरण साथ साथ में चलाते जाएंगे कि जो हाथी पर चढ़ने वाले होते हैं क्या बोलते हैं उनको? महावत। तो महावत हाथी पर चढ़ रहे हैं, ठीक है। इसे कैसे बोलेंगे? आरोहंती हस्तिनम हस्तिपकाः। हस्तिपक माने वही महावत कह लो आप। आरोहंती हस्तिनम हस्तिपकाः। ये वाक्य समझ में आ गया कि हस्तिपक हाथी पर चढ़ रहे हैं। ये हस्ती कौन है यहाँ पर, कौन सा कारक है? कर्म। हस्तिनम बोला है ना। और धातु कैसी बोली है हमने? आरोहंती अणिज है यहाँ पर? नहीं, चढ़ते हैं, चढ़ा नहीं रहे हैं किसी को। अणिज नहीं है, आरोहंती हो गया। अरे भ्वादि गण की है, क्या इसमें समस्या है? भवती भवता भवंती रोहंती, रोहती रोहतः रोहंती, आंग उपसर्ग है आरोहंती। तो आरोहंती हस्तिनम हस्तिपकाः। उलझ जाओगे अगर ये ढंग से नहीं समझी बात को। ये तो यहाँ अण्यंत अवस्था में सूत्र कहता है अणु यत कर्म। अण्यंत अवस्था में जो कर्म है, कौन है कर्म यहाँ? हस्ती। चढ़ना क्रिया है। तो अण्यंत अणु यत कर्म, अण्यंत अवस्था में जो कर्म है, यहाँ तो समझ में आ गई। अणु यत कर्म, हम सूत्र के ही पद को लेंगे कि अणु यत कर्म अणु चेत स कर्ता। अण्यंत अवस्था में वही कर्ता बन जाए। हुआ क्या था कि महावत हाथी पर चढ़ रहे थे, तो हाथी ने क्या किया? नीचे को बैठ गया। हाथी नीचे बैठ गया। नीचे जिससे आराम से चढ़ जाएं ये लोग। होता है नहीं ऐसा? हाथी नीचे बैठ गया। अब हाथी जब नीचे बैठ गया तो महावत चढ़ रहे हैं हाथी पर या हाथी चढ़ा रहा है उनको अपने ऊपर? अब हाथी चढ़ाने लगा, ठीक है। तो अणु यत कर्म, अण्यंत अवस्था में जो कर्म है हस्ती, अणु चेत स कर्ता। अण्यंत अवस्था में वो कर्ता बन गया है अब, क्योंकि अण्यंत अवस्था में हम बोलेंगे आरोहयते, आरोहते नहीं, अब आरोहयते। आत्मपद तो ये सूत्र लाएगा वहां पर। अभी वैसे बनता, अगर ये सूत्र न होता तो क्या बनता? आरोहयति है, आरोहयति हस्ती कर्ता बन गया। हस्ती स्वयं एवं, स्वयं चढ़ा रहा है, वो क्या चढ़ा रहे हैं? और कभी कभी तो शायद वो सूंड को आगे फैला देता है, सूंड पकड़ के ही चढ़ जाते हैं लोग ऐसे ही उस पर, जैसे कोई सीढ़ी सी लग गई हो। मतलब बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करता, बिल्कुल पूरी सुविधा देता है उनको चढ़ने के लिए। जो सीखे हुए होते हैं हाथी, उनकी कह रहा हूं मैं, जंगली हाथी नहीं। वो तो सूंड से उठा के फेंक भी देगा उल्टा। तो अणु यत कर्म अणु चेत स कर्ता। तो सूत्र तो आपको समझ में पूरा आ ही चुका है लगभग, कि अण्यंत अवस्था में जो कर्म है। हमने अणे को नहीं बोला अभी, जो पहला शब्द है सूत्र में अणे है उसको नहीं, उसके अलावा देखो अणु यत कर्म, अणे को छोड़ के बोल रहा हूं मैं। अणु चेत स कर्ता, ये वाक्य समझ में आ गया नहीं? बहुत सरल है ये। ऐसी स्थिति यदि हो जाए
अब आप देखोगे इधर णेह आत्मनिपदम भवति, तब ण्यंत धातु जो बनी है आगे, णउ चेत सा कर्ता जो बोला था हमने कि ण्यंत अवस्था में जब कर्ता बन जाता है उस ण्यंत से आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे। आगे अनाध्यान ने कह दिया है कि आध्यान अर्थ नहीं होना चाहिए, इन्हें उत्कंठा पूर्वक स्मरण करना, ये पीछे भी आया था अध्यान, ये अर्थ न हो तब। तो इस तरह से आरोहंती हस्तिनम हस्तिपकाः आरोहयते हस्ति स्वयमेव। ऐसे ही एक और दिया उदाहरण, तो आरोहयते बन जाएगा रूह णिच गुण पुगंत लघुपधस्य च रोहि सनाद्यंता धातवः लट लकार रोहयते शप आएगा, गुण अयादेश आंग उपसर्ग है। ऐसे ही एक और दिया उदाहरण कि उपसिंचंती हस्तिनम हस्तिपकाः, महावत जो है हस्ती को नहला रहे हैं, एक तरह से पानी फेंक करके, उसके पानी डालें, ऊंचा है ना, खड़ा हुआ है, तो पानी फेंक करके उसको नहला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। हाथी ने क्या किया, वो झुक गया या बैठ गया नीचे को, लो डालो आराम से, अब अभी मैं ऊंचा था। तो झुक करके स्वयं ही पानी डलवा रहा है। अब कैसे बोलेंगे इसको, हमने पहले कहा उपसिंचंती हस्तिनम हस्तिपकाः, अब उपसेचयते हस्ति स्वयमेव। हस्ति प्रथम हो गया, पहले कर्म था अण्यंत अवस्था में। उपसिंचंती हस्तिनम हस्तिपकाः। निजंत अवस्था क्या कहना चाह रहे हैं हम इसमें? आत्मनिपद, नहीं तो उपसेचयति बनता, शेषात् कर्तरी परसी पदम से, ठीक है। शेषात् कर्तरी परस्मी पदम से परस्मी पद की प्राप्ति थी। किस धातु में है? निजंत धातु। या यूं कह लो कि क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो णिचस्य से आत्मनिपद, और दूसरे अर्थ में शेषात् कर्तरी से परस्मी पद, लेकिन इस सूत्र ने नित्य ही आत्मनिपद कर दिया, उसमें विकल्प नहीं रखा। तो ण्यंत अवस्था में आत्मनिपद हो जाएगा जब अण्यंत अवस्था का कर्म कर्ता बन जाए तो। ऐसे ही पश्यन्ति भृत्या राजानम, नौकर क्या कर रहे हैं, राजा को देख रहे हैं। तो थोड़ा दूर था राजा, या कमरे में या खिड़की में से जैसे भी हो, तो राजा निकल के बाहर आ गया, लो अब देख लो मुझको। दर्शयते राजा स्वयमेव, अब स्वयं ही दिखा रहा है अपने लिए वो। सारे बंधन उसने हटा दिए। जैसे सेलिब्रिटीज होती हैं, नेता लोग है, कोई है, लोग मिलना चाह रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं अंदर, अब उन्होंने क्या किया, निकल के और गाड़ी के ऊपर खड़े हो गए और जाके अब देख लो आराम से। तो दर्शयते दृश्य णिच गुण दर्शी, और दर्शी बना करके फिर दर्शयते। सिद्धियों में कोई कठिनाई नहीं है, बस केवल सूत्र को समझना था आपको। तो ये हो गया, जिसको यहीं रोकते हैं अब। और इसमें कितने रह गए सूत्र, ये इसमें है मुझे भी 68 एंड 83 93 है। 67 हो गए। चलो देखते हैं कल, थोड़ा जल्दी बैठ हो जाएगा। चलिए इसको ही रोकते हैं। प्रणव ध्वनि।